हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन बोस में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा हमारा टॉपिक होगा यूनाइटेड नेशंस इवोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। ये चैप्टर चालू करने के पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम टोटल ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर के पहले कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन कैसे फॉर्म हुआ और यूनाइटेड नेशन आज की डेट में क्या काम कर रहा है और इसके अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। सो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पीस बढ़ाने का काम करते हैं और साथ ही साथ वॉर को भी कम करते हैं। अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उस पर इनका ध्यान जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इश्यूज हो गए या पूरे वर्ल्ड के कोरिलेशन में कोई भी अगर इशू होते हैं तो उनको भी सॉल्व करने में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब सामने सबसे पहले हमारे दो बड़े रीजन आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने का। पहला रीजन जो है वो रीजन ये है कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होता है जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सके। और इसके बाद ये भी देखने वाली बात सामने आई है कि हम इस चीज को बहुत इग्नोर कर देते, लेकिन फिर भी अगर हम एग्जांपल लें, पूरे वर्ल्ड में अगर 10 कॉन्फ्लिक्ट हुए तो 10 में से 9 कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जो बिना वॉर के सॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान में इतने सालों से लड़ाई चल रही है लेकिन अभी वॉर नहीं हो रही है। तो ये सामने आता है कि जरूरी नहीं है हर कॉन्फ्लिक्ट का वॉर ही हो, अगर अच्छे से उसको सुलझाया जाए तो वो सुलझ सकता है। इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरा रीजन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि सिर्फ एक वॉर ही हमारे सामने, एक वॉर और ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट ही हमारे सामने एक चीज नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जहां पर पूरे वर्ल्ड को साथ में एक काम करना पड़ता है। आपको अपनी स्क्रीन पर 2 फोटो दिख रही होंगी, इससे हमें समझ में आता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं डिसीज, जैसे आज की डेट में कोरोना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर पूरी कंट्रीज को साथ में आना पड़ता है और साथ में आकर काम करना पड़ता है, तभी इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं कि हमें क्यों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। अभी तो हमने बात कर ली थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होता है पीस के लिए, इन सब चीजों के लिए, लेकिन क्या सही में पीस आ पाती है? हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कोऑपरेशन के बारे में सोचने में और सही में कोऑपरेशन करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इतना बड़ा एक यूनाइटेड नेशन आ गया है लेकिन उसके बाद आज भी ये देखने को मिलता है कि पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा कोऑपरेशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चन सामने आ जाते हैं जब भी कोऑपरेशन की बात आती है। एक क्वेश्चन तो सामने ये आता है कि कोऑपरेशन किस चीज के लिए किया जाए। जैसे अगर वॉर हो रही है तो इसमें किसकी गलती है, कौन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद अगर कुछ भी करना है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए अगर हमें कोई स्टेप लेना है तो किस कंट्री को कितना स्टेप लेना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको कि जैसे उन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि जो ऐसी कंट्री जिन्हें अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया है और एक ऐसी कंट्री जो आज की डेट में फुली डेवलप्ड हो चुकी है जैसे यूएसए, तो इनमें क्या दोनों कंट्री को बराबरी से चीजें कम करनी चाहिए या जो डेवलप्ड है उनको कम ज्यादा करना चाहिए और जो अभी अभी चालू हुई है उनको अभी करने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। और अगर हम बात करें कि आज की डेट में एकदम से यूएन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गया, तो इसका सिंपल रीजन ये है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक ही पावर बची थी जिसके हमने चैप्टर नंबर 2 पर बात करी थी, यूएसए। अब यूएसए हमारे सामने बचा था जो एक अकेला सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर हम यूएसए को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करने लगेगा और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यूएसए को मनमानी करने से रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है ताकि पूरा वर्ल्ड यूनाइट हो सके और यूएन को अपना कुछ भी, यूएसए को कुछ भी करने से रोक सके। मतलब ऐसा ना हो कि यूएसए के मन में जो आ रहा है वही पूरी दुनिया करे। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है कि व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इवोल्यूशन, मतलब यूनाइटेड नेशन कैसे ग्रो किया और कैसे फॉर्म हुआ, सब वो पढ़ते हैं। अब इससे पहले हम यूएन का इवोल्यूशन पढ़ें
मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, पूरी दुनिया को ये मालूम चल गया था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया था। लीग ऑफ नेशंस का बेसिकली काम यही था कि फ्यूचर में कोई भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। लेकिन वो लीग ऑफ नेशन वो काम नहीं कर पाया और सीधे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, फिर से तुरंत एक नया सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसको आज की डेट में हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस कैसे फॉर्म हुआ था। तो 1945 में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तुरंत इसको फॉर्म किया गया था और टोटल 51 स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया था, जिसके बाद ऑफिशियली फॉर्म हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के गोल क्या थे। तो जो लीग्स ऑफ नेशंस नहीं कर पाया, वो करना था यूनाइटेड नेशंस को, मतलब वॉर को रोकना था, कॉन्फ्लिक्ट को रोकना था। यूनाइटेड नेशंस का मेन काम था ये देखना कि पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे, यूनिटी बनी रहे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे किसी भी तरीके से रोका जाए। और इनका ये भी था कि बाय चांस अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पा रहे हैं और फिर से कोई वॉर हो रही है, तो उस वॉर में जितनी भी नुकसान होगा उसको कम से कम करना। तो ये यूनाइटेड नेशन का मेन गोल था। और यूएन बड़ा काम और कर रहा है, वो ये है कि अब यूएन जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी बहुत ध्यान दे रहा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि यूएन का मानना है कि मोस्टली पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से होते हैं, क्योंकि मोस्टली में जो पुअर कंट्री रहती है उनके रिच कंट्रीज से कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं और बाकी रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो यूएन का एक काम और है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज को पूरा ध्यान देता है और उसका मानना है कि जो पुअर कंट्री है उनको कैसे करके डेवलप बनाया जाए। इसके बाद हम हमारा अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि इसमें यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज की डेट में 193 मेंबर हैं और हर एक मेंबर को एक वोट दिया जाता है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जनरल असेंबली से इलेक्ट होकर आते हैं और इनका टेन्योर 2 साल का होता है। और अगर हम बात करें 5 परमानेंट मेंबर की, तो वो है यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना। ये वहां के परमानेंट मेंबर हैं। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि इनको परमानेंट मेंबर क्यों बनाया गया, तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और उसके जस्ट बाद यूएन फॉर्म हुआ था, तो सब यही 5 ऐसी कंट्री थी जो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और डोमिनेटिंग थी, मतलब इनका पूरे वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंस चल रहा था और मोस्टली इनमें से विक्टोरियस थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ये एक रीजन था कि इनको परमानेंट मेंबर बनाया गया ताकि यूएन अच्छे से काम कर सके। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हेड होते हैं, मतलब उनको आप ऐसा प्रेसिडेंट बोल सकते हैं जिनको एक बनाया जाता है यूएन का हेड। तो अगर आज की डेट की हम बात करें तो आज के वहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये एक्चुअली वहाँ के 9th यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये 2017 से वो सीट संभाले हुए हैं। तो सेक्रेटरी जनरल का मेन काम यही होता है कि इनको यूएन का हेड माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या यूनाइटेड नेशन एक्चुअली है क्या, तो यूनाइटेड नेशन कोई एक अकेली बिल्डिंग नहीं है जो पूरा काम संभालती है। यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एजेंसीज आती हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन भी इसके अंदर आता है और एक्सेट्रा बहुत सारी एजेंसी हैं जो इसके अंदर काम आती हैं। ये हर एजेंसी की अलग फील्ड होती है, कई चिल्ड्रन के लिए काम करती है, कई वर्कर के लिए काम करती है, कई सोशियो कल्चरल एक्टिविटी के लिए काम करती है, कई इकोनॉमी को देखती है और कई पॉलिटिक्स को देखती है। तो ये हर एक स्पेयर में अपना अपना काम करते हैं और पूरी एजेंसी का काम बस यही होता है, मेन मोटिव यही होता है पूरे वर्ल्ड को एक पॉजिटिव वे में ग्रो करना और किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड में पीस स्प्रेड करना। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं तो मिलता रहूंगा आपको आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।